हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपीएमआरसी और एसएससी जेई का एग्जाम अब बस आने को है। यूपीएमआरसी मई में है, एसएससी जेई जून में है, आप सभी जानते हैं। और इन दोनों एग्जाम्स पर फोकस करते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। इसमें लिखा तो एसएससी जेई है, लेकिन ये वीडियो यूपीएमआरसी के स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूं मैग्नेटिक सर्किट्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक सर्किट्स, हर जेई एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। आपने देखा होगा अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं तो। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके 30 टू 40 क्वेश्चंस लगभग करवाने वाला हूं। उन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में इन सभी को समझने वाले हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है फिर भी आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। पूरा का पूरा लेक्चर देखना है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको साथ में अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। हाय, I am Rishabh Agrawal. I am currently working in military engineering services and I have been selected in all of these exams with all India rank 6 in Kendriya Vidyalaya. Also, I have a teaching experience of more than 7+ years. अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे बात करना है, कुछ कंसल्टेशन लेना है अपने करियर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। ऋषभ अग्रवाल ऑफिशियल पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, और आज की क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक सर्किट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो, ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉजी बिठाते हैं। तो देखिए, फ्लक्स इज एनालॉगस टू करंट, क्या ये बात सही है। जी हाँ। फिर बोल रहा है रिलक्टेंस इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, क्या ये बात भी सही है। जी हाँ, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस होता है एनालॉगस। रिलक्टेंस कॉजेस वेस्ट ऑफ एनर्जी। चलो अभी देखते हैं इसको। रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट का डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल यूज्ड इन इट। क्या रिलक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है। एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। तो म्यू आर किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर। जिस तरीके का मटेरियल होगा नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक म्यू आर डिपेंड करेगा। तो रिलक्टेंस मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। जी हाँ, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रिलक्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन कह रहा है रिलक्टेंस कॉजेस वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये ऑप्शन फॉल्स है। क्यों, क्योंकि रिलक्टेंस बस फ्लक्स का अपोज करता है। रेजिस्टेंस जो है वो वेस्ट ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी करता है हीट के फॉर्म में। रिलक्टेंस ऐसा कुछ नहीं करता है। रिलक्टेंस एक जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि फ्लक्स का अपोज करे। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज सी। ये देखो, ये एक चार्ट है, इसमें फ्लक्स किसके इक्विवेलेंट है, करंट के। एमएमएफ ईएमएफ, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस, फ्लक्स डेंसिटी करंट डेंसिटी हो जाएगा, एमएमएफ ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, परमियंस का कंडक्टेंस और परमिएबिलिटी का कंडक्टिविटी। परमिएबिलिटी म्यू होता है और कंडक्टिविटी सिग्मा होता है। ठीक है, चलो अब देखो, लो अभी बता दिया, इसका आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। परमियंस इज एनालॉगस टू डैश। परमियंस किसके एनालॉगस होता है भाई, अभी तो बताया, कंडक्टेंस के एनालॉगस होता है। ठीक है, और परमिएबिलिटी कंडक्टिविटी के, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के। तो फिर रिलक्टिविटी किसके एनालॉगस होगा बताओ। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टिविटी के। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, रिलक्टिविटी रेजिस्टिविटी के। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। देखो पढ़ो क्वेश्चन को ढंग से। करंट इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय 10 + 10t वेयर t इज टाइम इन सेकंड्स। इफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 20 मिलीवोल्ट, कॉइल का ईएमएफ है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, E = L di/dt कर देना है बस। di/dt कैसे निकालेंगे, देखो ये करंट दे रखा है, तो di/dt कितना आ जाएगा, 0 + 10 मतलब 10 एम्पियर पर सेकंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें इंडक्टेंस निकालना है 20 मिली L × 10, तो L कितना आ गया 2 मिली हेनरी। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, 2 मिली हेनरी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, सिंपल। अब इस क्वेश्चन को देखो, L1 is the total inductance when two mutually coupled coils are connected in series such that mutual inductance is adding the self inductance, and L2 is the total inductance when connected in series opposition। मतलब L1 कब है, जब सीरीज एडिंग है, और L2 कितना है, देखो टोटल इंडक्टेंस है ये,
व्हेन टू म्यूचुअली कपल्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो L1 इज टोटल इंडक्टेंस जब दो कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करें, और ये सीरीज अपोजिंग के लिए है। तो पहले तो आप क्या करो, दो कॉइल ले लो भाई, दो कॉइल ले लेंगे ना, क्योंकि उसी का तो टोटल इंडक्टेंस है। अब अपोजिंग और एडिंग के हिसाब से L1 और L2 की वैल्यू आ जाएगी, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस बना दो M। तो L1 क्या होगा, जब दोनों ऐड हो रही हैं, मतलब LA प्लस LB प्लस 2M, और L2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, LA प्लस LB माइनस 2M, क्योंकि अपोजिंग है। पूछ के रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो बताओ, इनको माइनस करोगे, इसको प्लस कर दोगे, खत्म क्वेश्चन। L1 माइनस L2 बराबर, ये और ये कैंसिल, 4M आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई L1 माइनस L2 बाय 4। आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मान सकते हैं। कभी भी अगर हमें दो कॉइल दे रखी है, उसका टोटल इंडक्टेंस L1 है एडिंग वाला, और L2 है अपोजिंग वाला, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है L1 माइनस L2 अपॉन 4। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, उनको ये समझता ही नहीं है कि ये है क्या एक्चुअली में, याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं। अब मैं आपको ढंग से समझा रहा हूं, सुन लो मेरी बात। देखो, जो फ्लक्स होता है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उनका सम है। मतलब जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होंगी, वो मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस मिलके एक फ्लक्स बनता है। तो कितना होता है, जैसे 1 वेबर, फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर। तो एक वेबर में कितनी लाइंस होती हैं, एक वेबर में होती है 10 करोड़ लाइंस, मतलब 10 टू द पावर 8 लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझ गए, एक वेबर में 10 की पावर 8 लाइंस, और एक लाइन, हर एक लाइन एक मैक्सवेल के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर हो गया, ये चीज याद पता होनी चाहिए, और ये चीज भी पता होनी ही चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या हमसे वेबर पूछ रहा है, नहीं, हमसे मैक्सवेल पूछ रहा है। तो एक मैक्सवेल किसके बराबर हो गया, ऑब्वियस सी बात है 10 की पावर माइनस 8 वेबर के। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट। समझ गए, तो अब मत भूलना भाई, एक लाइन मतलब एक मैक्सवेल। ठीक है, यहां पे भी वही सब लिखा हुआ है। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो, एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, कैरिंग अ सर्टेन करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंटेड टेस्ला। एक लॉन्ग वायर है, तो मैं एक वायर बना देता हूं, उसमें कुछ करंट जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो मान लो ये डिस्टेंस है r, इस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है b। अब ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला मतलब इसमें लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, देखो मैं बताता हूं। H क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये होता है n इंटू आई अपॉन 2 पाई r, और b बराबर क्या हो जाता है, म्यू एच। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 पाई r। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब जो भी पूछ रहा हो वो निकाल दो, एच पूछे एच निकाल दो, बी पूछे बी निकाल दो। सर अगर एन ना दिया हो तो क्या करें, एन ना दिया हो तो मत लो, 1 ले लो। मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पूछ रहा है, 0.5 सेंटीमीटर पे दिया है, 1 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, मतलब बी का रिलेशन आर से कर रहा है वो, तो बी इसमें देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो बस B2 अपॉन B1 बराबर R1 बाय R2। B2 बराबर B1 कितना है, 0.8 इंटू R1 है 0.5 अपॉन R2 है 1, कितना आ जाएगा, 0.4 टेस्ला। बेसिकली डिस्टेंस देखो 0.5 से 1 हुई, डबल हुई, तो रिलेशन इनवर्स में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाएगी, मतलब 0.4 टेस्ला हो जाएगी। डी इज करेक्ट। ठीक है, इस वाली स्लाइड में भी वही लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला है। चलिए, अब ये तो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, 100 मैक्सवेल बराबर डैश मैग्नेटिक लाइन, एक लाइन एक मैक्सवेल, तो 100 मैक्सवेल बराबर 100 मैग्नेटिक लाइंस हो जाएंगी भाई। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके, अब देखो ये भी एक और क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन भी फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया लॉन्ग वायर का एट अ सर्टेन डिस्टेंस। अब यहां पर है एक कॉइल, सर्कुलर कॉइल, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है सेंटर पर।
यहां पर निकालना है फ्लक्स डेंसिटी। ये डिस्टेंस मान लीजिए r, समझ गए। अब इसके लिए जो फ्लक्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H बराबर एन आई अपॉन 2r और B बराबर म्यू एन आई अपॉन 2r। बेसिकली जो पीछे वाला फॉर्मूला था लॉन्ग वायर वाला, उसमें 2 पाई आर आता है, लेकिन इस वाले में सिर्फ 2r आता है, इतना ही फर्क है। ठीक है, अगर इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन खत्म। फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है एट सेंटर ऑफ कॉइल, तो फ्लक्स डेंसिटी B बराबर म्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 दिया है, म्यू आर की वैल्यू दी नहीं है तो 1 ले लेंगे, एन है नहीं तो I इज 100 अपॉन 2 इंटू रेडियस दे रखा है 0.1। कर लो सॉल्व भाई, कितना आ जाएगा ये, 2 से ये 1000, 4 अपॉन 2 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 4 आ जाएगा, 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 628 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है भाई, मीटर स्क्वायर। देखिए अब क्वेश्चन वाला ससुरा कितना चालाक है, दो दो ऑप्शन में दे दिया उसने सेम वैल्यू, लेकिन एक जगह लिख रहा है मीटर स्क्वायर, एक जगह लिख रहा है मीटर। जल्दबाजी में हमने अगर सी और डी में से डी टिक कर दिया तो गई भैंस पानी में, समझ गए। जो सपनों की रानी है वो बस सपनों में ही रह जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से, बस पेपर में इन्हीं चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, पेशेंस इसीलिए दिमाग में चाहिए। ठीक है, चलो तो ये देखो, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी पीछे बताया। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन तो सब लोग जानते होंगे, सीरीज एडिंग और अपोजिंग वाला। जैसे कि देखो यहां से करंट एंटर कर रही है, तो ये जो डॉट है इससे क्या कर रही है, करंट लीव कर रही है। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। जैसे मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में कैसी कपलिंग है, एडिटिव या अपोजिंग, एडिंग कपलिंग है, एडिंग एडिंग हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो देखो इसमें डॉट से क्या हो रहा है, करंट लीव कर रहा है, और यहां पर डॉट में क्या हो रहा है, करंट ऐसे आ रहा है। तो इस डॉट में करंट आ रहा है, इससे लीव कर रहा है, तो 1 और 2 के बीच में अपोज हो रहा है। 2 और 3 के बीच में बताओ, देखो 2 के डॉट में आ रही है और 3 के डॉट में भी करंट ऐसे एंटर कर रही है, तो 2 और 3 के बीच में एडिंग हो रही है। और 3 और 1 के बीच में बताओ, 3 और 1 के बीच में देखो एक से लीव और एक से ऐड, एक से एंटर, तो इसमें अपोज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो क्या बनेगा, एल इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस L3, 1 और 2 का अपोज तो माइनस का 2M12 प्लस का 2M23 एंड माइनस का 2M31। बस खत्म क्वेश्चन। कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस का 2M इंटू 12, 2 दूनी 1 2 के बीच में 2 है, प्लस का 2 इंटू M23 1 है, माइनस का 2 इंटू M31 दैट इज 1 ओनली। ठीक है, ओके। तो देखो ये और ये कट गया भाई, -2 इंटू 2 4 प्लस 4 चलो ये 8 हेनरी आ गया दोस्त। ठीक है, सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो अब देखने में तो ये क्वेश्चन बड़ा ही धांसू और फाड़ू सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं इस क्वेश्चन में। एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आपको टाइम निकालना है, ठीक है ना। व्हेन एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट, तो ईएमएफ दे रखा है 100 वोल्ट, इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ एरिया दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे तो 200 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 100 टर्न्स भी दे रखे हैं, कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 30 टेस्ला एट राइट एंगल्स टू द कॉइल। हमें टाइम निकालना है। तो देखो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, ईएमएफ भी दे रखा है, टाइम निकालना है, कहीं ना कहीं फेराडे लॉ आपका लगेगा एन d∅dt। लेकिन अब ट्रिक क्या है, ऑब्वियस सी बात है, बी और ए दे रखा है तो हमें पता ही है फाइव बराबर बी इंटू ए होता है, तो रख दो यहाँ पे एन इंटू बी और ए और डी बी, मतलब अपॉन डी टी अपॉन टाइम। ठीक है, और ई, बस तो रख दो सारी वैल्यू भाई। 100 बराबर नंबर ऑफ टर्न्स है 100 इंटू बी है 30 इंटू एरिया है 200 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन टाइम। टाइम कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर -1 0.6 सेकेंड आ गया। सी इज करेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो बताओ तुम क्या होगा इसका। The magnetism of a magnetic material is retained even after removal of magnet। मतलब हमने
एक मैग्नेट में से जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या उसके आसपास जो मैग्नेट है वो हटा दी, ठीक है, बेसिकली। लेकिन उसके बाद भी मतलब एक आयरन का पीस है उसको मैग्नेटाइज कर रहे थे, थोड़ी देर किया और फिर उस मैग्नेट को हटा दिया। अभी भी उस आयरन के पीस के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बच गया है, कुछ तो बाकी है, समझ गए? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? गाना सुना है ना, कुछ तो बाकी है। चलो, तो ये बता दो भाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसे क्या बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी आयरन के पीस में अगर कुछ मैग्नेटिज्म रह जाए तो उसे हम बोलेंगे रिटेंटिविटी, ठीक है। जैसे ये ग्राफ आपने देखा होगा, इसे बीएच कर्व कहा जाता है, मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहा जाता है। इसमें यहाँ बी है, यहाँ एच है, तो ये देखो, ये रही रिटेंटिविटी। इतना मैग्नेटिज्म रह गया है, एच की वैल्यू 0 करने के बाद भी इतना मैग्नेटिज्म रह गया है, रिटेंटिविटी है, ठीक है। और इस रिटेंटिविटी को 0 लाने के लिए हमें रिवर्स में एच लगाना पड़ता है इतना, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, समझ गए? ओके, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिटेंटिविटी हो जाएगा। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगी? रिटेंटिविटी क्या चीज है? बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी है। देखो रिटेंटिविटी किस एक्सेस पर आ रहा है? वाई एक्सेस पर आ रहा है ना, फ्लक्स डेंसिटी पर आ रहा है। तो बेसिकली रिटेंटिविटी फ्लक्स डेंसिटी वाली एक्सेस पर आ रहा है, वाई एक्सेस पर। और वाई एक्सेस की यूनिट क्या है? जो फ्लक्स डेंसिटी की, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। और कोएर्सिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? वो तो खैर तुम बता ही दोगे, इतने होशियार तो तुम हो। एक्स एक्सेस मतलब एम्पियर टर्न्स पर मीटर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर रिटेंटिविटी की यूनिट हो गई। चल बे आगे इधर आ, ओम्स लॉ बताना है मैग्नेटिक सर्किट का। तो V बराबर होता है I इंटू आर। V की जगह आ जाएगा एमएमएफ, I की जगह आ जाएगा फ्लक्स, और रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा रिलक्टेंस। बस, एमएफ इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। अब इसको बता दो, द यूनिट फॉर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की यूनिट बताओ तो जरा। सर हमने तो परमिएबिलिटी की यूनिट हेनरी पर मीटर पढ़ी है, अब वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो फिर निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? देखो भाई सीधी सी बात है, तुम्हारा जो एस ले लो, एस या एमएमएफ लोगे, क्या लोगे? एस ले लो यहाँ पे, चलो एस इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए, है ना। और एस क्या है? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न्स पर वेबर। यहां से देख लो रिलक्टेंस क्या है? एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो ये हो गया एम्पियर टर्न्स पर वेबर बराबर एल है मीटर, म्यू निकालना है, ये है मीटर स्क्वायर। तो म्यू कितना आ गया? म्यू आ गया वेबर अपॉन एम्पियर टर्न्स इनटू मीटर। समझ गए? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। हेनरी पर मीटर भी होता है, हेनरी को भी वेबर अपॉन एम्पियर टर्न्स हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक यूनिट ये आपने याद कर ली, ये आपको पता थी पहले, ठीक है। और ये एक नई यूनिट हो गई वेबर अपॉन एम्पियर टर्न्स मीटर। लेकिन पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन भी हम कभी ना कभी मिस कर देते हैं, और जल्दबाजी के चक्कर में, क्वेश्चन को इजी समझने के चक्कर में हम इनको भी गलत कर देते हैं। इस वजह से मैं ऐसे क्वेश्चन भी पिक करके ला रहा हूँ जो कि स्पेसिफिकली आपके एग्जाम को टारगेट करने हैं, ठीक है। मैं लाने को बहुत अच्छे बहुत हार्ड क्वेश्चन भी ला सकता था, लेकिन वो एग्जाम में आएंगे ही नहीं, तो मतलब क्या है? हमेशा अब हमें फोकस करना है, टाइम जितना रह गया उसमें फोकस करना है जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उन पर, ठीक है। अब आ जाओ इधर, देखो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है हमसे क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डैश इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ अ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो जो बेसिकली फ्लक्स होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, मतलब बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा होता है ना। अब यहीं से आप देख सकते हो कि बोल रहा है सरफेस एरिया का जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स कितना आ गया मेरा? 0 आ गया। मैं यहीं से अंदाजा लगा सकता हूं ए इज करेक्ट, ठीक है। बी ए कॉस थीटा से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये फॉर्मूला अगर नहीं पता था इससे पहले तो आप नोट कर लीजिए कि देखो ये सरफेस, ये कोई एरिया है,
ये वाली चीज, उसका एरिया वेक्टर है ये, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उन दोनों के बीच का एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, तो बोल रहा था कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो एरिया वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर ऐसे बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री पर है, तो जीरो हो गया फ्लक्स। समझ में आ रहा है भाई? चलो इस क्वेश्चन को देखो यार, क्या कह रहा है। Two coils of inductance 0.6 Henry and 0.4 Henry are connected in parallel adding. तो what will be the effective inductance? म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर इतना हो तो दो चीजें होती हैं इसमें, दो केस बनते हैं, है ना, एक पैरेलल एडिंग और पैरेलल अपोजिंग, ऑब्वियस सी बात है, L1 L2, यहाँ पे डॉट यहाँ पे डॉट, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच का, और फिर एक पैरेलल अपोजिंग भी बनता है। फॉर्मूले याद है तुम्हें? देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की तुम्हें, आई होप तुम्हें पसंद आए। L1 L2 देखो, ये पैरेलल एडिंग है भाई, है ना। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है तो मैं लिखूंगा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाय L1 प्लस L2, अभी बताऊंगा। फिर ये पैरेलल अपोजिंग है, इसका भी L इक्विवेलेंट लिखना है, तो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाय L1 प्लस L2, और यहाँ पे 2m आएगा और यहाँ पे 2m आएगा। ठीक है, तो देखो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अब पैरेलल में ऐड करना है, ऐड की वैल्यू ज्यादा आएगी, सब्ट्रैक्ट की वैल्यू कम आएगी, तो न्यूमरेटर दोनों में सेम होता है। ऐड की वैल्यू ज्यादा, जब कोई चीज ऐड हो रही है मतलब ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, और कोई अपोज कर रही है तो बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब सॉरी अपोज है मतलब कम वैल्यू आनी चाहिए। ऐड में इंडक्टेंस बड़ा आएगा तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, इसलिए माइनस लगा दो, और अपोज में इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसलिए डिनोमिनेटर में बड़ा कर लगा दो। समझ में आया? आई होप थोड़ा सा हिंट मिलाओ, नहीं हो तो फिर रट लो ससुरे को, और का है, रटने में तो तुम सब माहिर हो ही, वो तो मुझे पता ही है। तो लिख लो फिर, बताओ क्या आएगा। L1 इंटू L2 मतलब 0.6 इंटू 0.4 माइनस एम स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय L1 प्लस L2 माइनस 2 इंटू एम। समझ गए भाई? 0.6 इंटू 0.4 इज 0.24 माइनस 0.04, 0.6 प्लस 0.4 हो जाएगा 1 माइनस 0.4, 0.24 माइनस 0.04 0.2 आ जाएगा, 0.2 डिवाइड बाय 0.6, दैट इज 1/3, 1/3 इज 0.33 हेनरी, आंसर इज सी। ओके शेरो, चलो भाई आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये देखो, ये है मस्त क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक करंट है कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तुम सब जानते हो लॉरेंट्ज फोर्स लॉ क्या होता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो कंडक्टर मूव करेगा। इसी प्रिंसिपल पर हमारी मोटर घूमती है। ठीक है, फ्लेमिंग्स लाइट लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं ना उसकी डायरेक्शन फोर्स की। अब ये पूछ रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो या तो तुम कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में थंब बताता है फोर्स, ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर बताती है करंट की डायरेक्शन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं जिस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं आई थिंक वो आपको अपोजिट लगेगा, इसलिए आप अपने हाथ से करके देखना लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके। मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड, जो ये है ये डॉट, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये क्या है, आउट ऑफ द पेपर। क्रॉस होता है इनटू द पेपर और डॉट होता है आउट ऑफ द पेपर, तो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो स्क्रीन से बाहर आ रही है मतलब आपकी तरफ पॉइंट होगी फिंगर, तो ये जो मिडिल फिंगर है ये आपकी तरफ पॉइंट होगी, और जो ये है ये लेफ्ट में चली जाएगी, और थंब कहां रहा है, नीचे, तो आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड्स। इसको देखने का एक और तरीका है, ठीक है, लेकिन वो तरीका मैं कभी और बताऊंगा, कभी किसी और क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको आसानी से ऐसे देख सकते हैं कि ये फोर फिंगर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बताती है,
राइट लेफ्ट साइड में जा रही है, ठीक है, मेरे लेफ्ट में है। फिर करंट जो है वो आउट ऑफ द पेपर है, क्रॉस होता है तो अंदर करते ऐसे इनटू द स्क्रीन। आप जैसे मोबाइल देख रहे हो, अभी मोबाइल पे अगर पढ़ रहे हो तो आपको आउट ऑफ द मोबाइल करना है, मोबाइल के बाहर है, मोबाइल के बाहर मतलब आपकी तरफ हो जाएगी अंगूठी उंगली बीच वाली, और तो फिर थंब का आएगा, नीचे आएगा। मान लो अगर ऐसे होता और ऐसे दिया होता तो इसका कहां बनता, करके देखो। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर ये क्रॉस क्या कह रहा है, ये क्रॉस कह रहा है कि स्क्रीन के अंदर, जैसे तुम मोबाइल को देख रहे हो अभी सामने, तो मोबाइल के अंदर तुम्हें उंगली घुसेड़नी है, इनटू, तो अंदर घुसेड़ दो, तो थंब कहां आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, मतलब फोर्स का लगेगा इस कंडक्टर पे, डाउनवर्ड्स ही लगेगा। सर अभी भी डाउनवर्ड्स कैसे आया, अब एक गधे, मैंने दोनों डायरेक्शन बदल दी, करंट ही बदल दिया, मैग्नेटिक फील्ड ही बदल दी, इसीलिए फिर से डाउनवर्ड आया। समझा? ओके, चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उल्टे हाथ का काम करनी है, उल्टे हाथ को यूज करना है। कोई बंदा अगर राइट को यूज कर रहा है, जय सिया राम भाई, आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक है इसकी एक मेरे पास। देखो अलग अलग टाइप की वेव होती है, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिए ये है एक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट ट्रिक मेरी तरफ से बनाई गई, ठीक है, ये कहीं और नहीं मिलेगी आपको। क्या है ये शॉर्ट ट्रिक, देखो आपने खरीदनी है महिंद्रा की एक्सयूवी, क्या खरीदनी है, महिंद्रा की एक्सयूवी, लेकिन कब खरीद पाओगे, वो जब खरीद पाओगे जब आप जेई साहब बन जाओगे मेरी तरह। क्या बन जाओगे, जेई साहब, यहाँ पे एमईएस में आओगे जब आप, तो आप सबको, या सीपीडब्ल्यूडी में भी आओगे तो सबको जेई साहब ही बोला जाता है। तो जब आप जेई साहब बन जाओगे तो जो क्लासिक गड्डी है, कौन सी क्लासिक गड्डी, एक्सयूवी, वो आपकी रेंज में आ जाएगी। ज्वाइन करते से ही नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी। अब बात तो आप समझ ही रहे हो कि कैसे आपके रेंज में आएगी, थोड़े साल मेहनत करना पड़ेगा, आपकी भी रेंज में आ जाएगी। तो क्लासिक गड्डी एक्सयूवी इन माय रेंज, क्लासिक बोले तो कॉस्मिक रेस, गड्डी बोले तो गामा रेस, एक्स मतलब एक्स रे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, और वी मतलब विजिबल रेस। यूवी को अल्ट्रावायलेट मत समझ लेना, यू मतलब अल्ट्रावायलेट और वी मतलब विजिबल रेस। जो हमें दिखता है ना 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है, विबिग्यू और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो विजिबल स्पेक्ट्रम। फिर इन माई रेंज में आई इंफ्रारेड हो गया, माई रेंज मतलब माइक्रोवेव, और आर फॉर रेंज मतलब रेडियो वेव। एक और बार रिपीट करना, अपनी कॉपी में लिखना, बहुत ही मस्त शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां से यहां जा रहे हैं, तो हमारी दोस्त जो वेवलेंथ है, अरे भाई ये कौन सा कलर सिलेक्ट हो गया, एक सेकेंड, जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। हम यहां से यहां जा रहे हैं क्लासिक गड्डी, तो जैसे हम जितना ज्यादा रेंज कवर करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हम रेंज की तरफ जा रहे हैं, रेंज कवर करेंगे मतलब लेंथ बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली तो गाड़ी खरीदेंगे तो लेंथ तो बढ़ेगी ना, मीटर चलाओगे, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। बस अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, तो शुरुआत वाला कॉस्मिक रेस, गामा रेस, ये की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब इसमें कॉस्मिक तो दिया नहीं है, गामा रेस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर हुआ होगा। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर्स इज ट्रिपल्ड, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। तो दो कंडक्टर होते हैं हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये दोनों के बीच में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स का कोई फॉर्मूला भी होता है, जो कि आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा मित्रों, क्या है, आई म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, ये होता है फोर्स इन न्यूटन्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट की वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो इसको लिखोगे 2 × 10⁻⁷ I1 I2 L अपॉन डी। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रख देना बस। तो बेसिकली इसका एक ट्रिक भी होता है कि जब दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, तो जब दो लोग, एक लड़का एक लड़की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, आंख से आंख लड़ जाएगी, अखियों से अखियां मिल जाएंगी, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन हो जाएगा। और जब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे,
तू जुदा मैं जुदा, दोनों के रास्ते ही अलग अलग है, एक इधर एक इधर, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, रिपल्शन होना है भाई, कोई संपर्क ही नहीं बैठ पाया। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स इज ट्रिपल्ड, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, ना कि डी स्क्वायर है। तो डिस्टेंस को अगर 3 गुना कर दिया तो मेरे भाई मेरे दोस्त फोर्स 1/3 हो जाएगा, 1/3। क्लियर? आ जाओ इस क्वेश्चन पे। Which of the following statements regarding solenoid are correct? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप सबको क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो which of the following statements regarding solenoid are correct? अब ये सोलेनोइड किस खेत की मूली है? देखो ये रहा सोलेनोइड। सोलेनोइड मतलब क्या? इंडक्टर को तार तार करके लपेट दिया, गोल 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 हेलिक्स के फॉर्म में लपेट दिया, दैट इज सोलेनोइड। ठीक है, ये जो सोलेनोइड है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ए सोलेनोइड के बीच में कुछ ना कुछ इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इसकी कुछ लेंथ भी होगी और इसमें कोई ना कोई करंट भी फ्लो कर रही होगी, आई करंट फ्लो कर रही होगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी एन इंटू आई अपॉन एल। तो एच निकाल लिया तो बी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब, म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई अपॉन एल। बस ये है सोलेनोइड की फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, द वायर वाउंड विद ए नंबर ऑफ टर्न्स इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज नोन एज सोलेनोइड। वायर को हेलिक्स के फॉर्म में बांधा है काफी सारे टर्न्स में, उसको ही सोलेनोइड बोलते हैं। यस माय डियर, बिल्कुल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ऐसा है म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई अपॉन एल। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के भी, करंट की भी और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के। दिस इज आल्सो ट्रू। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0। देखिए, सोलेनोइड के बाहर अब उसने ये नहीं दिया है कितना बाहर, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है सोलेनोइड के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और दूर जाते जाएंगे जितना तो स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती जाएगी। अब वो आउटसाइड बोल रहा है तो कितना आउटसाइड बोल रहा है? ये जेई का पेपर आप समझते हो, भावनाएं जेई के पेपर की, वो बोल रहा है आउटसाइड मतलब बिल्कुल ही दूर समझ लो, तो ऑब्वियसली बात है 0 ही होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है ना? तो इसको भी हम बेसिकली बेनिफिट ऑफ डाउट देके ट्रू कर लेंगे, तो आंसर डी 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 होगा। ठीक है ना? चल भाई आगे चलते हैं, आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, सोलेनोइड का ही क्वेश्चन है ये भी। ए सोलेनोइड इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसी इलेक्ट्रोमैग्नेट? हैविंग ओनली वन टर्न? जी नहीं। हैविंग मोर लेंथ देन डायामीटर, मोर एक्सियल लेंथ देन डायामीटर, या फिर हैविंग लेस एक्सियल लेंथ देन डायामीटर। आप ही देख के बताओ, ये जो कॉइल है इसमें हमें क्या दिख रहा है? जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है और जो डाया है वो बहुत ही कम है ना? ये जो डाया है ये बहुत ही कम है कॉइल का, और जो लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें ज्यादा एक्सियल लेंथ है, हैविंग मोर एक्सियल लेंथ देन डायमीटर। ये हमें इधर से समझ में आ रहा है सोलेनोइड के बारे में। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रिलेटिव परमेबिलिटी पैरामैग्नेटिक मेटल, अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मेटल होते हैं हमारे पास, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो उसी में रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक की क्या होगी। तो देखो यार, ये जो चार्ट है ये आपको घोट लेना है, रट लेना है, इसको ढंग से अपनी कॉपी पे बना ले, क्योंकि बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पहली बात तो मैग्नेटिज्म के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, एक होता है ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्या रिलेशन है? रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है भाई। रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर कितना होता है? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब अलग अलग मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू समझिए पहले। डायामैग्नेटिज्म में हमेशा अपोजिशन होता है, तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या आएगी? 1 से छोटी आ जाएगी। पैरामैग्नेटिक में वीक अट्रैक्शन होता है, इसलिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, तो रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो
ससेप्टिबिलिटी वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है 0 से, इसलिए रिलेटिव परमेबिलिटी भी ग्रेटर और ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा था पैरामैग्नेटिक की रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी जस्ट 0 से बड़ी होती है तो परमेबिलिटी जस्ट 0 से 1 से बड़ी होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। बहुत सारे बच्चे इसमें 0 से कंपेयर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन बोल रहा है रिलेटिव परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताओ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ एयर, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो देखो म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर होता है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो म्यू आर बराबर क्या हो गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो रिलेटिव परमेबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है काफी, इसमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दोस्तों, है ना, बिटवीन द टू कॉइल्स इफ ए करंट ऑफ दिस वैल्यू पासेस थ्रू वन ऑफ द कॉइल, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इतनी वैल्यू का, मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ दिस वैल्यू इन द सेकंड कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दो कॉइल होंगी, एक में करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे में ईएमएफ आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बीच का निकालना है। तो ईएमएफ बराबर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू डी आई वन बाई डी टी, यही होता है, ठीक है। E बराबर एल डी आई बाई डी टी होता है, यहाँ पे एम डी आई वन बाई डी टी हो गया, E2 बराबर, ईएमएफ भी दे रखा है, डी आई वन बाई डी टी निकाल लेंगे, करंट कितना दे रखा है 2 sin 100 बाई टी, बस एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, काम खत्म क्वेश्चन का। तो डी आई वन बाई डी टी कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू कॉस 100 पाई टी, 100 पाई टी का करेंगे तो इंटू 100 पाई, तो ये आ जाएगा 200 पाई कॉस 100 पाई टी। अब देखो मैक्सिमम की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे बस मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे इसकी डी आई वन बाई डी टी की। ईएमएफ भी क्या दे रखा है, मैक्सिमम, तो इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही हो जाएगी। तो रख देंगे 10 पाई बराबर एम निकालना है इंटू 200 पाई, कितना आ गया, एम बराबर 1/20 मतलब 0.05 मतलब 50 मिली हेनरी, समझ गए, ओके ब्रो, सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो भाई आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। एक मैग्नेटिक सर्किट है जिसका रिलक्टेंस दे रखा है एम्पियर टर्न्स पर वेबर में 3000 एम्पियर टर्न्स पर वेबर, अब इज बाउंडेड बाय वायर ऑफ 400 टर्न्स, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वोल्ट, ईएमएफ निकालना है इन द कॉइल इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द कॉइल इफ इज रिवर्स्ड इन 15 सेकेंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछ कह रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है, करंट है 2 एम्पियर की जो कि कॉइल में फ्लो कर रही है, रिवर्स हो रही है 15 सेकंड में। जब भी ये वर्ड रिवर्सल वाला आ जाए, रिवर्स्ड रिवर्स्ड ऐसा करके आ जाए, तो हमेशा आपको I1 माइनस I2 ऐसे करके डिफरेंस करके लेना है वैल्यू को, ठीक है, दोगुना कर देना है वैल्यू बेसिकली। देखो क्या चाहिए, ईएमएफ, ईएमएफ बराबर है एल डी आई वन बाई डी टी या डी आई बाई डी टी लिख सकते हो। तो करंट का रिवर्सल हो जाएगा, तो L इंटू टू माइनस माइनस टू, ऐसे करते हैं रिवर्सल वाली चीज, कितने सेकंड में हो रही है, 15 सेकंड में, तो L इंटू 4/15। तो बेसिकली ईएमएफ निकालने के लिए मोर और लेस हमें इंडक्टेंस चाहिए भाई। अब तुम ही सोचो इंडक्टेंस का रिलक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न से क्या रिलेशन है। देखो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, है ना। अगर तुम इस सबको सही से लिखोगे तो इसको एन स्क्वायर अपॉन एस भी लिख सकते हैं। जो ऊपर का म्यू नॉट म्यू आर ए है उसको एल के नीचे ले जाओ तो ये बेसिकली रिलक्टेंस बन गया। तो इंडक्टेंस बराबर एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस भी होता है, ठीक है। चलो तो अब बस निकाल लो इंडक्टेंस कितना आ गया, 400 इंटू 400 डिवाइड बाय 3000, 3 0 से 2 और एक 3 0 निपट गया, 40 चौक 160/3। अब देखो यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू 160/3 आ गई, तो यहाँ पे रख दो E इक्वल टू 160/3 इंटू 4/15, ठीक है। तो ये कितना हो गया 160 इंटू 4, 16 चौक 64, 640 डिवाइड बाय 15 45। अभी भी 5 से कट जाएगा तो 5 9 45 और 5 12 60 बच गया 4 128 और 9 से काटोगे इसको तो ये लगभग 9 एकम 9 बच गया 3 38 9 चौक 36 14 करके आ रहा है, तो 14.24
ऐसे आ जाएगा 14.24 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? चलो बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट्स इज, परमानेंट मैग्नेट में कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है बता दो। सॉफ्ट स्टील, हार्ड स्टील, आयरन, निकेल। तो एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। आल निको, ये तो आप सुने ही होंगे, आल निको ये क्या होता है, हार्ड स्टील, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल या परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसमें निकेल हो जाएगा। निकेल इज परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो भाई ये कितना मस्त क्वेश्चन है। मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, सुन के ही दिमाग का धज्जियां उड़ जाएंगी। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमारी समझ में आ जाता है वोल्टेज की, वोल्ट की बात कर रहा है। उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कभी कभार कह देते हैं, ईएमएफ, उसकी भी यूनिट सेम होती है। तो बात यहाँ पे भी वही है। मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली मतलब क्या, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। अब सर एमएमएफ तो यहाँ पे एन आई होता है, एमएमएफ बराबर क्या होता है, एन इंटू आई। लेकिन आप एक और चीज भूल रहे हो, एच बराबर होता है एन आई अपॉन एल। तो एन आई बराबर कितना आ गया, एच इंटू एल। बस हो जाएगा बी। समझ गए? अब ये देखिए, ये है एक मस्त क्वेश्चन, एसएससी जेईई की क्वेश्चन है ये मैक्सिमम। बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ। अभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के जैसा ही है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसे। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एच, इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। अब एच बराबर एक तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे एन इंटू आई अपॉन एल, जिसको हम लिखते हैं एम्पियर टर्न्स पर मीटर। हाँ या ना, एकदम सही बात है साहब। लेकिन यहाँ पे ये वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे अलग ही कहानी पढ़ रहा है। एक और एच का यूनिट होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ई बराबर हम लिखते हैं एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलाम। ये होता है ई का यूनिट। इसी तरीके से हम यहाँ पे एच को लिखते हैं एफ अपॉन एम। ये क्या है साहब, एफ है फोर्स मतलब न्यूटन में, और एम है पोल का स्ट्रेंथ मतलब वेबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर वेबर। ठीक है, तो एच के दो यूनिट आपने अब से याद रखने हैं, एक तो एम्पियर टर्न्स पर मीटर और एक न्यूटन पर वेबर। क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन को, द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज टू यूजफुल फ्लक्स इज नोन एज डैश। बताओ, टोटल फ्लक्स लिंकेज और यूजफुल फ्लक्स का रेशियो क्या होता है, सबको ही पता है, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। ठीक है, लीकेज फैक्टर का रेशियो है ये। तो इसके दो रिजल्ट होते हैं, इसकी भी दो डेफिनेशन है, दो चीजों का रेशियो है ये। एक तो टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, और एक और क्या है, फ्लक्स इन आयरन पाथ अपॉन फ्लक्स इन एयर गैप। जैसे एक तो ये हो गया ये वाला, फ्लक्स इन आयरन पाथ अपॉन फ्लक्स इन एयर गैप, और एक हो गया टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.1 से 1.25, दैट इज फ्लक्स लीकेज फैक्टर। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एम्पियर टर्न्स पर मीटर मतलब एच। जब आपको क्या दिया हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दी हो और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी हो। ठीक है, तो अब ये क्या रिलेशन है, ये कैसे बनेगा। तो देखो भाई यहाँ पे एक और नया रिलेशन आपने पढ़ा हो या नहीं पता नहीं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये आप याद कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पेपर में आए हुए एसएससी जेईई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला, 2018, 2020, 2021 में। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दो चीजों का रेशियो है, आई और एच का। आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और कितनी यूनिट होती है इसकी, एम्पियर पर मीटर।
और एच की यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर या एम्पियर पर मीटर। अगर टर्न्स बने तो दोनों कट जाएंगे, ससेप्टिबिलिटी यूनिटलेस हो जाएगा। तो आई कितना दे रखा है आपको, ससेप्टिबिलिटी भी दे रखा है 0.0012, 0.0012 बराबर आई दे रखा है आपको 0.084 डिवाइड बाय एच। तो एच कितना आ जाएगा 84/840/12, 12 सत्ते 70 84 70 आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 0.0012 और 0.0840 सही तो कर रहा हूँ ना, 840/12, 12 सत्ते 84 सही तो है, 70 ही आएगा। ठीक है, ओके चलिए आगे चले। अब आ जाओ इधर, ये क्या बोल रहे हैं, दो कॉइल हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 1 हेनरी और 2 हेनरी। तो L1 दे रखा है 1 हेनरी और L2 दे रखा है 2 हेनरी। हैविंग ए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखा है 1 हेनरी। ठीक है, बिटवीन देम कैरिंग करंट्स ऑफ 2 एम्पियर एंड √2 एम्पियर। तो I1 दे रखा है 2 एम्पियर, I2 दे रखा है √2 एम्पियर। ये तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। ठीक है, दो कॉइल की अलग अलग करंट है, अलग अलग इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो ये फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड का, हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2 या माइनस M I1 I2। जैसे कि एडिटिव कपलिंग है तो प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिव कपलिंग है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी दी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम प्लस वाला ले लेंगे। एनर्जी हो जाएगा हाफ L1 इज 1 इंटू I1 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू L2 इज 2 और I2 स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस M मतलब 1 इंटू I1 इंटू I2 2 इंटू √2। ठीक है मेरे दोस्त, 2 का स्क्वायर 4/2 2 प्लस 2 से 2 कट गया, 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस का 2 √2, तो 4 प्लस 2 √2, 2 कॉमन लेंगे इसमें से, 2 प्लस √2 बच जाएगा ये। अब देखिए ये भी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का एक और टाइप का क्वेश्चन है। एक मैंने आपको रिलेटिविटी वो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी वाला करवा दिया, ये उसके ओरिएंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पैरामैग्नेटिक के अंदर डाइपोल्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक में कैसा होगा। तो देखो मैं आपको समझा देता हूं पहले। देखो 5 तरीके के हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखे हैं, वैसे 3 पढ़ते हो आप नॉर्मली, लेकिन स्पिन जब ये ऐसा अरेंजमेंट पढ़े हो डाइपोल्स का तो 5 तरीके के पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास डायामैग्नेटिक। तो जो डायामैग्नेटिक होता है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म भी नहीं होगा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो उसके डाइपोल्स रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और डाइपोल्स नीचे की तरफ है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली रिपेल करता है। ये जो मटेरियल है मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है। जैसे कि इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, कॉपर है ना, सबसे फेमस एग्जांपल है कॉपर। ठीक है, और वाटर भी है। कॉपर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो हल्का से रिपेल करेगा। ठीक है, फिर आता है पैरामैग्नेटिक पे। पैरामैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होता है। जैसे कि आप फेरोमैग्नेटिक को देखोगे तो देखो मैग्नीट्यूड काफी बड़ा है ना ये, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा है पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, यहाँ पे भी पैरेलली अलाइन होते हैं सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में। अब फेरोमैग्नेटिक का अपोजिट होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरो का अपोजिट क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो फेरो में सारे के सारे एक डायरेक्शन में है, एंटी फेरो में अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और एक लास्ट बचता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक। यहां पर क्या है, इसमें खास बात यह है कि जो सेम डायरेक्शन वाला है वो बड़ा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाला कैसा है, मैग्नीट्यूड में छोटा है। तो यहां पर अपोजिट तो होते हैं लेकिन अनइक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, एंटी पैरेलल बट डू नॉट कैंसिल, मतलब अपोजिट स्ट्रेंथ के। ठीक है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। चलो अब पैरामैग्नेटिक का क्या हो जाएगा सर। पैरामैग्नेटिक का तो आपने मुझे ये बताया है, ये वाला पैरेलल वाला, मतलब ये हो जाएगा, है ना। अब तेरी तो ये जो स्पिन अरेंजमेंट यहाँ पे पूछ रहा है, ये आपको नॉर्मली पूछ रहा है, रेंडमली क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिखाया है ना, ये आपको दिखाया है जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है तब।
तभी तो इस क्वेश्चन को पिक करके लाया हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है तो पैरामैग्नेटिक की उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर पैरामैग्नेटिक के कैसे रहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, रैंडम ऑर्डर में रहते हैं। ये है पैरामैग्नेटिक, समझे? याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पैरामैग्नेटिक के जो डाइपोल्स हैं वो रैंडम ऑर्डर में अरेंज होते हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो फिर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। जो हमेशा ही सेम डायरेक्शन में रहते हैं ये फेरोमैग्नेटिक हो गया, समझे? ये अपोजिट डायरेक्शन वाला है, ये कौन सा है बताओ? यस, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है मेरे भाई? फेरी मैग्नेटिक। क्लियर है? तो पैरामैग्नेटिक में खास बात क्या है, इसके जो डाइपोल्स है वो रैंडम ऑर्डर में अरेंज होते हैं। फेरोमैग्नेटिक के सेम डायरेक्शन में, एंटी फेरो के एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, फेरी मैग्नेटिक के अपोजिट बट अनइक्वल। अब आ जाओ इधर, देखो ये भी वही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल्स डज नॉट हैव परमानेंट डाइपोल? किस में परमानेंट डाइपोल होते ही नहीं है, डाइपोल्स होते ही नहीं है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए तो? किसमें नहीं होते? डज नॉट हैव डाइपोल, दैट इज डायामैग्नेटिक। जी हाँ, डायामैग्नेटिक में कोई भी डाइपोल्स नहीं होते। तो सर आपने तो दिखाए थे यहाँ पे। अरे मेरे भाई, ये तब है जब मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा रहे हैं, अगर लगा रहे हैं तो छोटे छोटे डाइपोल्स आ जाते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलो भाई, ओके। ओ माय गॉड, एंड दिस इज द अंत, फिनिश ऑफ दिस मैग्नेटिक सर्किट टॉपिक। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि मैं पूरे के पूरे मैग्नेटिक सर्किट के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके साथ इन क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर सकूं। हमने बहुत ही कम क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारा कुछ देख लिया है। आपने रियलाइज किया है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीजें हर एक क्वेश्चन में सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके दिल को टच कर जाता कर गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, पसंद आया है भाई तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए दबा के अपने चैनल्स पे। जो भी आप जानते हैं दोस्तों को, उनको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी आपको फील हुआ इस क्लास को पढ़ के वो कमेंट में इस वीडियो के जरूर बताइए। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर में। और उससे पहले फिलहाल अगर अभी भी अगर आपके अंदर रिवीजन की भूख है, आपको रिवाइज करना है बहुत अच्छी तरीके से, तो मेरा इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स आपकी भूख को मिटाने के लिए तैयार है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में आप इस पूरे के पूरे कोर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक वीडियो एक दिन में देखेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, और 2 वीडियो एक दिन में देखेंगे तो रिवीजन और एमसीक्यू दोनों ही लग जाएंगे, जो मैंने इस कोर्स में कराया है और जिसकी मात्र प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए। ठीक है, ये कोर्स एनरोल करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम वो ऐप डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इंजीनियरिंग इनोवेशन। ठीक है, आज की क्लास की पीडीएफ इस चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।